अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम हाज़िरी की बिना पर एहतसाब अदालत की सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हैं। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सुनाई गई 10 और 7 साल की कैद की सजाएं बहाल हो चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म के पास अब वाहिद रास्ता यह है कि वो पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज करने का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल और इस्तगासा के गवाहों पर जिरह का मौका मिला। बाकायदा ट्रायल के बाद सजा सुनाई गई, वो जमानत लेकर बाहर गए और वापस न आए। अपीलों पर समाअत के दौरान किसी वजह या जवाब के बगैर गैर हाजिर रहे, जिस पर उन्हें कानून के मुताबिक मफरूर करार दिया गया। नवाज शरीफ मफरूर होने के बाइस अपना हक़े समाअत खो चुके हैं, इसलिए अदालत के सामने अपीलें खारिज करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ताहम नवाज शरीफ जब भी सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में लें तो वो अपील के मेरिट पर फैसले की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। आज के अदालती फैसले के बाद ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है कि नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इसी सवाल के जवाब में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि अगर नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी की जमानत दी जाए तो उन्हें शाम की परवाज से वापस बुला लूंगी। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आज के फैसले पर कहना है कि ये पाकिस्तान के अवाम और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। उम्मीद है इस केस में आगे भी इंसाफ होगा। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है और मरियम नवाज़ यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज कहा कि नवाज शरीफ को लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से दोबारा रब्ता किया है। नवाज शरीफ हमें बताएं उन्हें किससे जान का खतरा है, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख साहब पहले आपसे, शेख साहब आप वज़ीर दाखिला हैं, जो मुशीर दाखिला हैं वो फिर कह रहे हैं कि इनको वापस लाएंगे। पहले भी कहा था जनवरी तक वापस ले आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं खुद बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करूँगा, अब फिर कह रहे हैं किस तरह लेके आएंगे, क्या होगी आपकी पॉलिटिक्स? एक्स्ट्रेडिशन जो है वो ट्रीटी हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी फ़ैसला आ गया। ये एक टिकट में दो मज़े चाहते थे कि रहा भी हो जाएं और लंदन में भी रहें, और इस तरह तो नहीं हो सकता। और ये जो सूरत हाल चल रही है, ये कहते हैं वो एक शाम को आने के लिए तैयार है, ज़िंदगी की गारंटी दे। ज़िंदगी की गारंटी तो अल्लाह दे सकता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है। सिक्योरिटी चाहिए मुझे बताएं, एफसी चाहिए, रेंजर चाहिए, कोस्ट गार्ड चाहिए, गिलगित फोर्स चाहिए, कोई और कोस्ट गार्ड चाहिए, कोई रेंजर चाहिए, बताएं हम सिक्योरिटी देते हैं, डोर टू डोर सिक्योरिटी देते हैं। और वैसे तो रफ़ीक हरीरी को भी लोगों ने निशाना बना दिया था, जिसके पास स्कैनर गाड़ी थी दुनिया की सबसे महंगी। सो वो आने की बात करें और मीडिया ना खेलें। और आज का जो फ़ैसला हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम फ़ैसला है। इससे बहुत बड़े मसले जो हैं वो नून लीग के लिए और बढ़ेंगे। और अब तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होने जा रही है। ये अपोजिशन तो इमरान खान के लिए तरने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकते इमरान खान का। ये थके हुए हैं, ये थके हुए हैं, इनमें कोई ये तो 30 दिसंबर को हमको भेज रहे थे, कल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे बजट पास होगा, अक्सरियत राय से पास होगा और इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वो 5 साल पूरे करेगा, वो अगली दफ़ा भी आपके मुकाबले में होगा। उसको जो लोग इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो गलती पे हैं। और अल्लाह के फजल से पाक फ़ौज के और मौजूदा हुकूमत के तल्लुकात जो हैं एक लाइन और लेंथ पर हैं और मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा।
शेख साहब, आप अगले इलेक्शन की भी बात करने लगे हैं कि वो भी इमरान खान साहब के लिए मसला नहीं होगा। आपको नहीं लगता ये सियासत का हिस्सा है नून लीग की कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर ही रहेंगे? मरियम नवाज साहब अपना यहाँ केस भी लड़ेंगी, इलेक्शन के लिए कैंपेन भी करेंगी, शहबाज शरीफ साहब भी कैंपेन करेंगे, महंगाई और दूसरी चीज़ों पर हुकूमत के खिलाफ कैंपेन करेंगे, तो उन्हें नवाज शरीफ साहब के वापस आने की ज़रूरत नहीं होगी, मगर नवाज शरीफ साहब के आगे चला लेंगे मामला। देखें, शहबाज शरीफ अंदर से तो मेरी पार्टी का आदमी है, बेशक हम ऊपर में एक दूसरे से मुखालिफ हों, हमारी मदर पार्टी एक है। मरियम साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकती, डिस्क्वालीफाई हैं। और जब इलेक्शन के नज़दीक हालात होंगे तो आप देखेंगे कि ये हालात बेहतरी की तरफ होंगे। हम इकॉनमी को बेहतर करेंगे, महंगाई को इमरान खान बेहतर करेगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान 2 कदम और आगे होगा। ये क्या बेच रहे हैं आवाम में, आप मुझे बताएं। ये तो 30 दिसंबर में हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे जी, 30 दिसंबर की रात को आपको हमारा आखिरी सलाम है, और आवाम ने इनको आखिरी सलाम कर दिया। अंदर और बाहर से जो फोर्सेस इस मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश में है, उसको आप सोशल मीडिया पे और तकरीरों में अगर गालियां देंगे तो आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये आपके जहन में अभी से होना चाहिए। साहब, मगर आपकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको लगता है कि हुकूमत ये बयानियां बनाएगी कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड होने के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं आए तो अगले इलेक्शन में भी सेल कर सकती है? क्योंकि एहतसाब के हवाले से बार बार नजर आया है कि जिन पर इल्जामात लगाए गए एक केस साबित नहीं हुआ, उनकी जमानतें हो गई हैं, करप्शन का 1 रुपया रिकवर हुकूमत नहीं कर सकी है, महंगाई भी अपनी जगह पर है। आपको लगता है नवाज शरीफ के वापस न आने के खिलाफ बयानियां बनाकर हुकूमत इलेक्शन जीत सकती है अगला, या सर्वाइव कर सकती है? मैं नवाज शरीफ की पार्टी का उसका रोल ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि वो इमरान खान के लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे। और ये सूरत हाल इंटरनेशनली ताकतों की कोशिश होगी कि पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर हो। पाकिस्तान को इस पाक फ़ौज की मौजूदगी में बॉर्डरों से कोई ख़तरा नहीं है अल्लाह के फजल से, लेकिन अंदर से इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये थकी हुई अपोजिशन और ये बैठी हुई अपोजिशन और ये तरन वाला इमरान खान का अपोजिशन, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये सूरत हाल इमरान खान का जो वोटर है वो एहतसाब के हक़ में है, वो कहता है लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए, और उसका यकीन है कि इमरान खान की पूरी कोशिश है कि लूटी हुई दौलत वापस लाए। लेकिन अदलिया के आगे तो किसी का बस नहीं चलता ना, जो अदलिया का फैसला है वो कबूल करना पड़ता है। मतलब अदालत ने ही फैसले दिए हैं, अदालत ही की तरफ से सवाल उठाया गया है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन के डायनामिक्स अपने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, आपको लगता है कि अवाम मुतमईन है महंगाई, लोड शेडिंग, इन तमाम चीज़ों के बावजूद? देखिए, मैं लाल हवेली में बैठा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, लाल हवेली के अंदर से दे रहा हूँ। 4 सूबों में उसकी हुकूमत है, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। एक कौमी पार्टी है इस मुल्क में, अब एक कौमी पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है, और एक कौमी इदारा है, उसका नाम फ़ौज है। और दोनों की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोशिश की जा रही है, सख्त कोशिश की जा रही है। और ये सारी महंगाई और सारा मसला जो पैदा हुआ उस लूट मार की वजह से पैदा हुआ, जिनका ख्याल था कि ये मुल्क नहीं चल सकेगा और इनको हमसे बातचीत करनी पड़ेगी। 3 साल गुजर रहे हैं, हालांकि खान साहब तो कहते हैं 2.5 साल ही हुए हैं, अगस्त में 3 साल हो जाएंगे, चौथा साल 1 साल है, 5वें साल तो लोग कैंपेन में चले जाते हैं। शाहजेब, 5वां साल हुकूमत का या अपोजिशन का नहीं होता। लोग देखते हैं कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मलकों के वोट हैं, ये सईदों के वोट हैं, ये शाहों के वोट हैं, ये मेलसी के वोट हैं, ये खिची के वोट हैं, ये टवानों के वोट हैं। सो सीट एडजस्टमेंट और सीट ग्रुपिंग का मसला जो है वो 5वें साल में शुरू हो जाता है। आप देखें 5वें साल पाकिस्तान में जो मरता है इलेक्शन के साल, जनाजा कितना भारी होता है, सारे कैंडिडेट पहुँचे होते हैं। 4 साल वो जाते नहीं गई, 5वें साल उनको सारा गम खुशी याद आ जाती है पाकिस्तान में। सो 5वां साल, मैं 4 साल हुकूमत के ओरिजिनली समझता हूँ, 5वां साल इलेक्शन का होता है और अपोजिशन को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। और कश्मीर के इलेक्शन में भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बल्ला जीतेगा और इमरान खान की तहरीक इंसाफ जीतेगी। शेख साहब, बाद में बताएं, कल जो लाहौर में दहशतगर्दी हुई, इस हवाले से आपने कहा था कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, फिर खबर आई कि लाहौर एयरपोर्ट से कराची जाने वाला एक गैर मुल्की बाशिंदे को हिरासत में लिया गया है। क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से? देखें, इस मुल्क में इंटरनेशनल कुव्वतें बहरान पैदा करना चाहती हैं, और लाहौर में हमें एक्सपेक्टेड था कि कोई वाक़या 1-2 दिन में हो सकता है, और हमें बाज़ इलाकों को थ्रेट है, और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान को उस इंटरनेशनल फोर्सेस की ख्वाहिशों के लिए
के ताबे किया जाए, जो इमरान खान का भी नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि कश्मीर पे मुफाहमत नहीं होगी। हम इस केस पे पहुँचे हुए हैं, मुनासिब नहीं है, बल्कि मुझे कहा गया है कि मैं किसी प्रोग्राम पे नाम न लूँ लोगों के। और हमारे पास कराची में भी हमने एक ग्रोह और पकड़ा है, रॉ का इन्फ्लुएंस ग्रुप हमने पकड़ा है, बड़ा सेंसिटिव ग्रुप पकड़ा है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, इंतशार हों, लेकिन ये एक बहादुर कौम है, हमने पहले भी शिकस्त दी है इनको। अब हम इतने एक्सपीरियंस हैं कि हम इंशाअल्लाह इक्का दुक्का वारदात अगर हुई भी तो उन पर काबू पा लेंगे, जैसा कि लाहौर के जौहर टाउन के वाक़े पर हम पहुँच गए हैं मुलज़मों तक, और अच्छी खबर आ जाएगी 2-3 दिन में। बहुत शुक्रिया। और इस दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी। नवाज शरीफ की क्या हिकमत अमली होगी, नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी, एहसान इकबाल से पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसान इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसान इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब, हुकूमत ही को बयानिया बनाने का आप मौका दे रहे हैं। आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ ये बयानिया बनाया, इनसे कारकर्दगी नहीं होती। वो कह रहे हैं हमने मईशत भी ठीक कर दी है। और वो जो एहतसाब का नारा था जिसके बारे में आप कहते थे कि इंतकाम है और हमारी सारी जमानतें हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आके क्यों नहीं अदालत का सामना करते और बरियत की दरख्वास्त देते? ये क्या वजह है कि आप नैरेटिव हुकूमत को बनाने का मौका दे रहे हैं जो कि बनेगा? देखिए, हुकूमत का नैरेटिव तो जो भी कर ले नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ तक मुआशी बहाली का दावा है उसको हर रोज हर शख्स दुकान पे जाके देखता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है। जिस तरह महंगाई का जिन लोगों को डस रहा है, उससे कोई हुकूमत के बयानिए को लेने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का मामला है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी आज हर पाकिस्तानी को और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के वोटर को ये बात पता लग गई है कि उनको एक इंतकामी एजेंडे का निशाना बनाया गया। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले उन्हें नाअहल किया गया कि वो कामयाब की तनख्वाह नहीं वसूल की। अब 4 साल के बाद वो कानून बनाया जा रहा है कि जिससे उनकी नाअहली को लीगल कवर दिया जाए। गोया कि 4 साल पहले कोई कानूनी हैसियत नहीं थी और बुनियाद नहीं थी जिसपे उनको नाअहल किया जाता। इसी तरह उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा एक भी कायम नहीं कि उन्होंने बहैसियत वजीर आजम किसी सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द की है, उन्होंने बहैसियत वजीर आजम कोई ठेका किसी को नाजायज तौर पे दिया है। ये जितने केसेस चल रहे हैं उसमें सजा जो जज अरशद मलिक की है, वो बेचारा उस ब्लैकमेलिंग के दबाव के अंदर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे जिस तरह के फैसले लिए जाए। मगर ऐसे मतलब ये जो मामला है, जब रिसीवेबल सैलरी तक, उसके बाद अरशद मलिक तक जब आप बयानिया बनाते थे कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया, तो अपने वोटर सपोर्टर में सेल करते थे। अब इस बात को कैसे सेल करेंगे कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली जजमेंट को सस्पेंड किया, फिर उनकी तबीयत खराब होने पर उनकी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर किया, फिर वो बाहर गए, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे मान लें कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जी इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है? वापस आए, सामना करें और इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये जो फैसला है इसमें भी कोई ऐसी मटीरियल चेंज नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 केसेस थे, जिनमें से 2 केसेस में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी अपील में। तीसरा केस जो जज अरशद मलिक वाला था उसमें उनको सजा दी हुई थी। तो अब अगर ये सजा बहाल भी हो गई है, इससे कोई मटीरियल चेंज तो नहीं है। उसमें कहा गया है कि वो अपील कर सकते हैं और जब भी वो डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे वापस आने की, वो वापस आके अपने केस की दोबारा अपील करेंगे। लिहाजा कोई इसमें मटीरियल डिफरेंस नहीं बनता कि उनकी ये जो आज सजा उनको वापस बहाल की गई है, क्योंकि पहले ही अरशद मलिक वाले केस में उनको सजा दी गई हुई थी। मगर ऐसे कौन सा फिर तबीयत का मसला तो नहीं है? मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट से वाज़ेह है कि उनकी तबीयत का मसला तो फिर नहीं है। जो हुकूमत भी बयानिया बना रही है कि जी तबीयत खराब नहीं है, असल में मसला यही है कि वो आके सामना नहीं करना चाहते अदालतों का। और मरियम नवाज साहिबा कह रही है उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं। मरियम नवाज ने भी यही कहा है कि उनकी सेहत को खतरा है, क्योंकि यहाँ पर उनको जानबूझ के इलाज डिनाई किया गया, दवाइयाँ डिनाई की गई, जिससे वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चले गए। देखिए, शादी में एक बड़ी अहम बात है कि हुकूमत जितना बयानिया बनाती है कि नवाज शरीफ साहब किसी नाटक के जरिए वहाँ पर हैं, इलाज नहीं करा रहे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर हुकूमत को किसी वक्त भी शुबा हो कि वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जरिए उनके मुआलजीन से तस्दीक कर सकते हैं कि क्या वाकई वो ज़ेरे इलाज हैं। आज तक हुकूमत ने एक कोशिश नहीं की कि उनके मुआलजीन से तस्दीक करें कि क्या वो
ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं या नहीं कर मगर रहे ऐसा नहीं बात साहब, talk ये show तो के ऊपर नहीं हो आके, सकता। टीवी के ऊपर आके बयान मगर अब ये तो नहीं हो सकता, जाहिर जब वो गए तो बाकायदा पे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब उनको जो रेगुलर ट्रीटमेंट है उसकी तो ज़रूरत होगी, मगर जो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ नहीं सकते, वो कमिटमेंट करके गए थे, उन्हें आना चाहिए वापस। देखिए, उनकी हालत जिस वजह से बहुत खराब हुई थी, अगर यहाँ पर फिर वही असबाब पैदा कर दिए जाएं और उनकी जान को खतरा हो उस हुकूमत की जानबूझ के मेडिकल केयर डिनाई करने से, तो वो भी तो एक हेल्थ कंडीशन, एक हेल्थ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ना। और जब उनके डॉक्टर्स ये सर्टिफाई कर देंगे कि ये अब स्टेबल हैं, कि ये हार्डशिप को भी इंड्योर कर सकते हैं जो हुकूमत की तरफ से उनको मेडिकल असिस्टेंस डिनाई करने के बावजूद हो, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को, कैंसर पेशेंट को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आ गया और उसने आखिरी वक्त अपनी बीवी के साथ खड़ा होना भी कुर्बान कर दिया जो उनका एक हक था, उसके बारे में इस किस्म की बात करना कि वो इवेसिव होगा, मैं समझता हूँ कि ये उनकी तौहीन है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान, भारत, हर जगह पर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस खत्ते में तेजी से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है। कल अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात होने जा रही है और आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ कश्मीर की क़यादत के साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कश्मीरी क़यादत के वो 3 रहनुमा भी शामिल थे जिन्हें कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद भारतीय हुकूमत ने जेल में डाल दिया था। दूसरी तरफ इस वक्त अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद के साबिक लीडरान एक पेज पर आ गए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में तमाम तालिबान मुखालिफ गिरोह और लोगों को यकजा करने में मसरूफ हैं ताकि आने वाले दिनों में तालिबान की किसी भी जारहियत का जवाब दिया जा सके। और ये सब कुछ अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही से हो रहा है क्योंकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। लॉन्ग वॉर जर्नल के मुताबिक सिर्फ 18 जून से लेकर 21 जून तक अफगानिस्तान के 9 सूबों के 21 अजला तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं और तालिबान का दावा है कि उन्होंने मुल्क के 421 अजला में से 80 से ज़ायद अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब अमरीकी इंटेलिजेंस ने अपने हालिया तज्जिये में यह अंदाज़ा लगाया है कि अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद अफगान हुकूमत 6 माह की मुद्दत में ही ख़त्म हो सकती है। अब इस सूरत हाल के अंदर कल अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात हो रही है और ये पेशरफ अफगानिस्तान के मामले पर अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ समझी जा रही है। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान में खाना जंगी के जिन खदशात का इजहार करता रहा है अब वो खदशात भी दुरुस्त साबित होते दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। सब इशूज़ को पाकिस्तान कैसे देख रहा है? मुईद यूसुफ साहब मुशीर वज़ीर आज़म बराए क़ौमी सलामती हमारे साथ मौजूद है। मुझे साहब बहुत शुक्रिया। साहब सबसे पहले भारत में नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जिन लीडरान को जेल में डाला था 5 अगस्त के फैसले के बाद उनसे मुलाकात की है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसमें शामिल नहीं किया है। कैसे देख रहा है पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले को, क्योंकि लग नहीं रहा कि अपनी 5 अगस्त की पोजीशन से पीछे हटने का कोई इरादा है नरेंद्र मोदी का? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऑप्टिक्स हैं। आप एक चीज़ करते हैं कोई 1.5-2 साल पहले, आपका ख्याल होता है कि वो साल एक में मामला ऐसा ठीक होगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लोगों को भी समझ आ जाएगी और वाह वाह हो जाएगी। अभी लेफ़्ट स्पेक्ट्रम के एंड से राइट स्पेक्ट्रम के एंड तक हर कोई ये कह रहा है कि जी कश्मीरी ज़मीन पे कोई नहीं रहा जो हिंदुस्तान की सपोर्ट करता है, अगर कोई था भी पहले। और यही लोग जिनको आपने जेल में बंद किया अब आप मजबूर हैं उनको बिठा के अपने साथ कह रहे हैं कि खुदा के लिए मान लो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। और जवाब आपको उमर अब्दुल्ला का भी नज़र आ गया अभी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी कहा है, साथ ये भी कहा है पार्टिसिपेंट्स कईयों ने कि पाकिस्तान से आप डायलॉग करें। तो इससे ज़्यादा मतलब ये तो मुंह पे चमाट पड़ने वाली बात है कि आप बुला रहे हैं अपनी पार्टीज़ को अपनी तरफ से बड़ा उनको कहने के लिए कि जी मैं लीडर हूँ आगे चलें, वो आपको कह रहे हैं भाई जाओ जाके पहले मामला सही करो फिर बात करेंगे। सो यू नो दे डिज़र्व एवरी बिट ऑफ इट फ्रेंकली। बस साहब मुझे साथ में ये बताइएगा कि ज़ाहिर पाकिस्तान ने कहा था कि एक रोड मैप कम से कम दे कि 5 अगस्त की अपनी पोजीशन से कैसे भारत पीछे हटेगा। वो आपको नज़र आ रहा है कि कम से कम मुज़ाकरात का कोई रास्ता हो सके, या फिर ये नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी तक उस फैसले पर कायम है और हरदर्मी नज़र आ रही है भारतीय हुकूमत की तरफ से?
नहीं, देखिए पहली बात है कि नहीं, हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी सिस्टम में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है, पता है कि क्या सोच होगी। मैं अभी SCO समिट में ताजिकिस्तान में किसी किस्म की बात करना गवारा भी नहीं की मैंने। किस चीज़ की बात करें जब आपको बता दिया है कि क्या करना है, आप वो करें, आ जाए, नहीं करेंगे मुंह की खाएंगे, चलें थोड़ी देर आपका ख्याल है मामला ठीक हो गया। अब खुद सुन रहे हैं ना अपने अंदर क्या कह रहे हैं लोग कि क्यों भाई डिलिमिटेशन 2026 में होनी है हिंदुस्तान में, तो कश्मीर में कल क्यों करा रहे हैं आप? सो ये वाला मामला है। कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ना बन सकता है, बच्चों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक रिवर्सल और ये सारी बातें, देखिए रोड मैप भी मैं आपको वाजे कर दूँ, ये बहुत बात इस पर हुई कि जी कभी रिवर्सल रोड मैप, हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ कंसिस्टेंट है। वो क्या है कि अगर आप ये बताएं आप रिवर्स करेंगे, अगर आप बताएं आप उस प्रोसेस को रिविजिट करेंगे और कहेंगे जी इस तरह ये होगा, तो उस चीज़ पे बात हम करने को तैयार हो सकते हैं कि अच्छा ये इस तरह होगा, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, फ़ौरन होना चाहिए वगैरह। लेकिन अगर आपने मामला आगे चलाना है, मसला हल करना है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करनी है, तो हम पहले कह चुके हैं रिविजिट करें अगस्त 5 को, तो फिर देख लें। वैसे मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आते हुए, बहुत कुछ खित्ते में एक साथ हो रहा है। कतर में रिपोर्ट हुआ कि भारतीय वफ्द की तालिबान से मुलाकात हुई है, फिर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कह रही है नॉर्दर्न अलायंस को कि तालिबान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, फिर अफगान सदर अमरीकी सदर से मिलने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि खतरात बढ़ते जा रहे हैं खित्ते में। पहले तो ये बताएं कि अगर ये कतर में मुलाकात हुई है, कितनी शर्म आई होगी वहाँ जाके बैठे होंगे उन्हीं के सामने जिनके तकरीरें कर रहे हैं जी ये तो ख़त्म हो गए और आज के बाद खड़े नहीं और बात नहीं होगी और सिर्फ अशरफ गनी और सिर्फ अफगान हुकूमत। तो अब मतलब और पॉलिसी फेलियर क्या होता है कि 20 साल आप तकरीरें झाड़ते रहे, उनके साथ टेरिटरी यूज़ की, अफ़गानिस्तान को भी जलील किया, वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे और अब वहाँ बैठे हुए। मतलब है कमाल है यार, हद है। ये इसको कहते हैं बड़ा मुल्क और कॉन्फिडेंट मुल्क। ये तो इससे बेहतर तो ना ही हो तो बेहतर है। जहाँ तक बात है कि मामला किस तरफ जा रहा है, थिंग्स आर नॉट गुड। बहुत तशवीश है हमें इस वक्त जो हालात हैं। मैं अभी ताजिकिस्तान में बात कर रहा था, सेंट्रल एशियन, रशियन, वो सारे वो भी बहुत सख्त डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो तारीख़ है वो यही है ना कि वहाँ से स्पिल ओवर जो आएगा, हमारे से ज़्यादा तो किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन बहरहाल ऊपर ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक इनके नारकोटिक्स और ये मामलात, तो थिंग्स आर नॉट गुड। ये तो बिल्कुल वाज़े है। हमारी इस वक्त दो स्टैंड्स हैं पॉलिसी के। नंबर 1, आखिरी दिन तक हम कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई सुलह से मसले का हल निकल आए, कि मामला खाना जंगी की तरफ ना जाए। और दूसरा ये कि जो हमने अपने कंट्रोल्स डाले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, फेंसिंग है, वीज़ा रिजीम की तरफ जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और हमारी जो अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, और अल्लाह का शुक्र है जितनी स्ट्रेंथ हमें पिछले एक दिहाई में जो मेहनत की है हमारी सारी फोर्सेस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने इस चीज़ को मजबूत करने की, वो गार्ड हमें ऊपर रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी है कि ये मामला वहाँ किसी तरह ठीक हो, ताकि स्पिल ओवर की बात आए ना। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब ये जो सारी दुनिया हमें बार बार बात कर रही है, भाई कतर में आप बैठ के बात कर रहे थे, अफ़गान हुकूमत आपकी, बेसिकली अखराजात सारे आपकी इमदाद पे चलते हैं। आपने हमसे तो नहीं पूछा कि जुलाई 4 को जाना है या सितंबर 11 को जाना है, या हमें तो अखबार से बता रहे हैं या फ़ोन करके बता दिया, हम तो नहीं है उसका हिस्सा। तो हम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल कहते थे। तो अब अगर आप जा रहे हैं तो फिर हम तो बिल्कुल नहीं ये चाहते कि कोई तजलील हो आपकी, कोई आपको लोग कहें जी आप हार के जा रहे हैं। वी हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। लेकिन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के अगर आप स्केपगोट करने की कोशिश करेंगे तो फिर जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं की इस सारे प्रोसेस की और फैसिलिटेट करने पे। हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया है। फैसला उधर होना है, लोग उधर हैं, तो ये जो निशानाबाजी है ये निशाना उस तरफ लगाएं जिस पे लगाना है। और ज़रा पता करें, अभी आपके पास अमेरिका आए हैं मेहमान, उनके साथ बैठें, उनको समझाएं कि अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने लेगेसी का ख्याल करें। सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के और नुक्ता चीनी, गाली गलोच से मामला ठीक नहीं होना। ज़रा आंखें खोल के देख लें कि क्या हो रहा है अपने मुल्क में। आई होप ये मैसेज उनको क्लियरली मिले, क्योंकि अमेरिका का भी तो कितना बड़ा नुकसान है। 20 साल वहाँ रहने के बाद ऐसे तो नहीं जाना चाहते, आगे कितने इमदाद करते रहेंगे। सो वहाँ स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, होनी चाहिए। और इसलिए जो मेहमान अभी आए हैं उनको
उनको समझाएं कि अकल के नाखून लें। ये जिस तरह वो ले जा रहे हैं इस मामले को, तो खुदा न खास्ता बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है। मगर अफगान सदर गए वहाँ मिलने, मगर अफगान हुकूमत को तो अपना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अब नहीं है इन सारे मामलात पर, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस से कहा है कि खड़े हो जाएं तालिबान के खिलाफ। तो खाना जंगी तो ऑलरेडी वहाँ नजर आ रहा है कि शुरू हो गई, और उनको नहीं है उम्मीद के अमेरिका के जाने के बाद वो ठहर पाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट पाकिस्तान पर आएगा वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यार जब हम ये कहते थे, सालों से कहते थे, इस वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इमरान खान साहब का, किस दिन से कह रहे हैं कि भाई नहीं है मिलिट्री सोल्यूशन, किधर से लेके आए। सारी दुनिया जो इस खित्ते में है वो आज कह रहा है जी आप ठीक कहते थे। तो ये अगर तब सोच लेते तो मामलात बेहतर हो जाते। बट यू आर राइट कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान में जो स्पिल ओवर पिछली दफ़ा आया था वो इस दफ़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो जो तैयारी, जो पॉलिसी उसके लिए है उस पर काम हुआ है, हम तैयार हैं। बट स्टिल देखिए ना, अगर वहाँ से गर्म हवाएं आती हैं 500 डिग्री पे तो हमारा चैलेंज बढ़ता है, अगर 100 डिग्री पे आती हैं तो चैलेंज कम होता है। तो हमारी ये दो तरफा कोशिश है कि पहले तो भाई उधर मामलात बेहतर करें, ताकि अगर कोई मसला होता भी है तो वो इतना बड़ा ना हो, हम मैनेज करें आराम से। और फिर ये कि अपने कंट्रोल्स पूरे हम जितने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे वहाँ मामला हल हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जिन्होंने ठेका लिया था उन्होंने तो अपना ठेका गिव अप करके, आंखें बंद करके और मामला किसी और पे डाल दिया। और फिर ये भी आगे बात करना चाहते हैं कि मसला जो है वो पाकिस्तान की वजह से, ये हमें अब कबूल नहीं है। दिस विल नॉट हैपन। मतलब आप अमेरिका के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझते हैं, ये क्या वजह है कि इतनी अहम ट्रांजिशन होने जा रही है और अमेरिकी सदर बाइडेन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने अभी तक इलेक्ट होने के बाद बात नहीं की है। खुद अमेरिकी सेनेटर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि ये हो रहा है, क्यों कर रही है ये इंतज़ामिया, क्या वजह होगी इसकी? पहली तो बात यह है जी कि अगर नहीं करना चाहते तो गुड लक, सिंपल एज दैट। इधर कोई नहीं बैठा हुआ इस इंतज़ार में कि कोई बात करे ना करे। नहीं करनी, फाइन, बात तो करनी चाहिए, सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, बायलैटरल डायलॉग की। जो प्रोसेस बड़ा अच्छा हमारा शुरू हुआ है जिनीवा के बाद, हम बात होनी है आगे, कॉमर्स है, ट्रेड है, तो उस पर बात करें, सारी चीज़ पे, अफगानिस्तान पे भी बात करें। लेकिन फ्रेंकली इस वक्त क्या बात है, क्या कहेंगे कि जी अफ़गानिस्तान तो हम छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ तो तबाही है, सॉरी हम तो निकले यहाँ से, गुड लक, आप मैनेज कर लें इसको। तो बात मतलब है, अगर तो सीरियस बात करनी है कि हल कैसे निकालना है, पाकिस्तान इज़ अवेलेबल। अगर यही बात करनी है कि जी पाकिस्तान की वजह से या हमें अड्डे दे दें वगैरह, तो वो जवाब मिल चुका है। अब ऐसे ही अपना वक्त भी ना ज़ाया करें। मतलब एक और जो इक्वेशन है, ज़ाहिर पाकिस्तान का नैरेटिव रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान ने कार्रवाई की उनमें भारत का हाथ था। अब अगर भारत अफ़गान तालिबान से मुलाकात करता है और जो पाकिस्तानी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पनाह ली, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए और ख़तरात नहीं होंगे आने वाले दिनों में? अच्छा, पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि ये आप कह रहे हैं कि बात होती है कि भारत जो है वो मुलव्वस है दहशतगर्दी में, ये बात नहीं होती शाहज़ेब, ये हकीकत है। इतना मोटा डोसियर दुनिया को दिया हुआ है, बार बार शवाहिद आ रहे हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है एज़ वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स, देखें खुदा के लिए इस बात को वाज़े कर लें। जब आप ये बात करते हैं ना तो फिर आपके ऑडियंस में भी अवाम होता है कि पता नहीं रियासत तो कह रही है, शाहज़ेब के पास को खबर होगी तो ये कह रहा है कि नहीं। इट इज़ ट्रू, इट इज़ रियलिटी। इस पे और कितने शवाहिद दिए जाएंगे, सो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल कैटेगोरिकली ये ज़हन में रखें। मुझे मैंने कैटेगोरिकली सवाल ये किया है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव है, मैंने नहीं कहा कि बात होती है या इसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान का नैरेटिव है और ये कितना खतरनाक फिर पाकिस्तान के लिए हो जाएगा अगर भारत अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात करीब कर रहा है, तो आगे जाके पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ये हकीकत है कि ये हो रहा है, आपके शहरियों को शहीद किया गया है, यहाँ अटैक्स हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, और उसका ताना बाना रॉ से मिलता है, फुल स्टॉप। जहाँ तक आपकी बात है कि मुश्किल, बिल्कुल मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए। ना तो हम और रेफ्यूजीज़ लेने की पोजीशन में, ना हम कोई स्पिल ओवर चाहते हैं। लेकिन ये कहना कि जी वो तालिबान इंडिया के करीब, ये तो मतलब बिल्कुल इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखें बात ये है कि हिंदुस्तान ने तो उनको मारा है,
हिंदुस्तान तो वहाँ पे इनके साथ मिल के हुकूमत के साथ रोज़ वहाँ पे मुसलमानों को मार रहा है। आप छोड़े तालिबान की बात, वो जो शहरी अफ़गान है वो मुसलमान नहीं है, वो तो ये मिल के पाकिस्तान में जो रोज़ कर रहे हैं उनकी तंजीमों के साथ मिल के। तो ये खबर आ गई, पता नहीं सही भी है कि नहीं, इतने बेवकूफ़ अगले भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन एक संगीन इंसानी बहरान और एक बड़ा अलमिया जन्म दे सकता है। हज़ारों ख़ानदान बेघर और बेरोज़गार हो रहे हैं। ऑपरेशन के मुतासरीन मायूसी की तस्वीर बने हुए हैं। उनके सामने उनकी कीमती इमलाक को बुलडोज़ किया जा रहा है, मगर उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है। सियासी जमातें सिर्फ बयानात तक महदूद हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं, जबकि मुतासरीन मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे, उनके घरों और दुकानों को गिराने के अहकामात वापस लिए जाएं। मुतासरीन ये शिकवा भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका मौक़िफ़ तक नहीं सुना और उनकी इमलाक को मस्मार करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क में सैकड़ों दुकानों और पवेलियन एंड क्लब को गिराया जा रहा है। गुज्जर नाला और रंगी नाला के करीब हज़ारों घरों को मस्मार किया जा रहा है, जबकि अदालत शाहराह फैसल पर नस्ला टावर को भी गिराने का हुक्म दे चुकी है। आज भी नस्ला टावर के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिहायशियों का कहना था कि बिल्डिंग गिरानी है तो हमें भी साथ गिरा दें। खुदा रहा हमें चीफ जस्टिस बताए कि हम क्या करें। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम किसी फिलिस्तीनी शहर में रह रहे हैं, क्या यहाँ हमारी चीज अपनी नहीं है? हम यहाँ रहते हुए 3 साल 4 साल हो गए, आज हमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ अपनी चीज सही नहीं है। खुदारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बताए, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे, ये इदारा बता दे, वो इदारा बता दे कि जहाँ से पेपर को वेरीफाई कराएं और हमें ये चीज पता चले कि नहीं ये आपकी चीज बिल्कुल सही है। अगर आपने गिराना तो इनके साथ हमें भी गिरा दें। नस्ला टावर के बिल्डर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बिल्डर सब अलॉटीज को पैसे वापस करे। मैं कैसे ये पैसे अदा कर सकता हूं जब बिल्डिंग ही नहीं रहेगी? अदालती हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुसलसल ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे, हज़ारों ख़ानदानों के बेघर और बेरोज़गार होने से उन्हें बचाया जाए। अब अहम बात यह है कि जो मुतासरीन हैं, कोई लीज़ के पेपर्स लेकर आ रहा है कि हमने तो पूरे पैसे दिए थे, हम कहाँ जाएं? मगर जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जो हुकूमती मुलाजमीन हैं, जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने ये सारी परमिशंस दी, सिंध हुकूमत में मौजूद थे, सियासी जमातें, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।